Hello friends, myself Ashish Kumar and I will teach you polity in English medium, but this class is going to be conducted in both language. It will be in Hindi as well as in English medium. That means it will be a bilingual class, and basically this class timing was in the evening at 7 p.m. बट हमारे जो डॉक्टर अमित वत्स सर हैं, जो चेयरमैन हैं हमारे इंस्टीट्यूट के वेदाइस के, वो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं। इसकी वजह से उन्हें ये क्लास जो है एक हफ्ते के लिए फिलहाल मैंने मॉर्निंग में कर दी है। एंड दिस बैच विल बी गोइंग टू बी फ्रेश पॉलिटी बैच, एंड इन दिस बैच वी आर गोइंग टू इंक्लूड prelims as well as mains, both class. And this particular class is not going to involve in the 100 days program, because वो जो आपकी 100 days के लिए प्रोग्राम की क्लास है वो अलग क्वालिटी चलेगी, आप लोगों के लिए स्पेशल वो चलेगा। लेकिन दिस इज ए स्पेशल बैच फॉर इंग्लिश मीडियम इंक्लूडिंग इट्स prelims as well as mains syllabus. So as you already know that Indian polity is a very tough subject according to the syllabus, because क्योंकि ज्यादातर इसका जो सिलेबस है बहुत बच्चे अगर मेंस के पर्पस से देखें तो इसे जीएस पेपर 2 कहेंगे, इसमें पूरा सिलेबस कवर करता है। और ये जो पॉलिटी है दिस नॉट ओनली कवर द जीएस पेपर 2 ओनली, बट अगर हम इसको प्रीलिम्स में देखें तो प्रीलिम्स में इन्होंने दे हैव डिफाइंड द सिलेबस ऑफ द इंडियन पॉलिटी। उन्होंने किया क्या है कि नॉर्मली सिर्फ इन्होंने एक लाइन का सिलेबस दे दिया है कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। तो विनीता जी गुड मॉर्निंग, आप हमसे जुड़ गई हैं। दिस क्लास इज नॉट गोइंग ऑन यूट्यूब, ओनली ऑन टीचमेंट ऐप। और अमित सर अभी फिलहाल एक हफ्ते के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास। एंड आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि दिस क्लास आई एम ट्राइंग टू कीप इट बोथ इन इंग्लिश एज वेल। क्या बता रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस क्या था कि प्रीलिम्स के सिलेबस में इन्होंने कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं रखा है, एक छोटा सा लाइन दे दिया है। अब उस छोटे से लाइन से हम इतना एलोबरेट नहीं कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। दैट मींस वी हैव टू स्टडी द कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में इन्होंने किया क्या है, सिंपली एक लाइन में डिफाइन कर दिया है इंडियन पॉलिटी है क्या। अब उस पर्टिकुलर एक लाइन को हमें इन्होंने इलेबोरेट नहीं किया। यूपीएससी की यही बदमाशी थी, इन्होंने किया क्या, सिर्फ एक सिलेबस दे दिया प्रीलिम्स के लिए। अब बाकी पढ़ना तो हमें सब कुछ है उसमें। अगर मेंस का सिलेबस देखें तो वो ज्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करने के बावजूद इन्होंने किया क्या है, उसको फिर भी इलेबोरेट नहीं किया है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो पहले हम सिलेबस से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इज द फर्स्ट पार्ट। जैसे कि अगर हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि आप लोगों को तैयारी करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, उन्होंने एक फॉर्मूला समझाया था। वो फॉर्मूला है SBBNR का। तो ये फॉर्मूला SBB, अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है लेकिन हम आपको इसी में लिख दे रहे हैं, SBBN और R, सॉरी ये रहा। ये इसका मतलब क्या हुआ, S फॉर होता है कंप्लीट सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। दैट मीन्स यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई अदर स्टेट का भी जो सर्विसेज एग्जाम हो, सिलेबस के बाहर वो कुछ नहीं पूछने वाला है। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न सिलेबस बाय हार्ट। सिलेबस अगर आप रट लोगे तो फायदा आपका होगा। अब इस पूरे सिलेबस को रटने का क्या फायदा होगा, ये इस तरह देखा जाए तो अगर जैसे आपने सिलेबस पूरा रटा हुआ है, सपोज दैट आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई और आर्टिकल पढ़ रहे हैं कहीं पे भी, मैगजीन में कुछ में, तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आप उस आर्टिकल को पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है
सिलेबस के इस पोर्शन का है, वेदर इट बिलोंग टू इकोनॉमिक्स, वेदर इट बिलोंग टू ज्योग्राफी, वेदर इट बिलोंग टू हिस्ट्री। तो इससे आपको आसान हो जाएगा उसमें गेस करने में कि ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में जा रहा है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स का है, कहाँ है, ये सब है। और ये जो क्लास है ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कंबाइन करके हमने पॉलिटी का सेपरेट क्लास है। 100 डेज वाली प्रोग्राम तो आपका चलेगा ही, वो एक अलग रहेगा। लेकिन अब हमारे जो चेयरमैन सर हैं डॉक्टर अमित सर, उनके ना होने की वजह से हमें क्लास शिफ्ट करना पड़ा, नहीं तो दिस क्लास टाइमिंग वाज इन द इवनिंग एट 7 PM। तो हम बता रहे थे कि हाँ सिलेबस के बारे में, तो ये सिलेबस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटने से आपका काफी फायदा हो जाएगा। दूसरा आपका ये जो बी आता है, इस बी का मतलब है इस सिलेबस को कवर करने के लिए बैक ईयर पेपर्स देखिए। अब बैक ईयर सिलेबस से क्वेश्चन किस तरह बन रहे हैं ये तो आपको बैक ईयर पेपर ही बताएगा, क्योंकि हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वो जब तक हम बैक ईयर पेपर नहीं देखेंगे। इसका भी फंडा है, एग्जाम क्वालिफाई करना, देखो पढ़ना एक अलग चीज होती है और एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग चीज होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमें यहाँ पे मास्टर नहीं बनना है, वी हैव टू क्वालिफाई द पेपर, और प्रीलिम्स जो है सिर्फ पेपर है क्वालिफाई करने के लिए, आगे सारी ताकत हमें मेंस में लगानी है। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले मेंस तैयार कर लो, जब आप मेंस तैयार कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। फिर उसमें बहुत कुछ पोर्शन है जो कि आपको न्यूज़पेपर है, करंट है, ये थोड़ा रेगुलर तैयार करना पड़ेगा, वो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें रेगुलरिटी बनाए रखें, मेन चीज है बच्चे डरते हैं बीच में, घर में कोई पार्टी हो गई, फंक्शन हो गया, छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप 2 साल मिनिमम 2 साल मेहनत कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो बैक ईयर पेपर, अब बैक ईयर पेपर में हम एक चीज ये बता दें कि यूपीएससी का जो पूछने का पैटर्न है क्वेश्चन, वो कभी रिपीट नहीं करेगा। अगर आप खुद उठा करके पेपर देख लो सारे, तो उसमें करता क्या है ये कि यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू रिपीट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। वो सिर्फ जैसे जो 19 में, जैसे आप मान लीजिए ये 21 चल रहा है, 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, पॉलिटी के देख लीजिए। वो क्वेश्चन जो 19 में पूछा होगा उसने 20 में उस टॉपिक या उस टॉपिक के आसपास नहीं पूछेगा, और फिर वो अगर जो चीज 20 में पूछा है वो 21 में नहीं पूछेगा। वो यूपीएससी यही करता है, और रिपीट तो कभी नहीं करेगा। तो किस किस टॉपिक से कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें हम आपको जब एक संडे को या सैटरडे को बैक पूरा क्वेश्चन पेपर की जब सीरीज कराएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का उसका पूछने का नेचर क्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे पूछ रहा है। इससे मालूम है प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज है कि वो क्वेश्चन आप अगर पकड़ लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू ओनली डू ए स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम बचाओ और सिलेबस को स्मार्ट तरीके से देखो। अगर सिर्फ फोकस तैयारी करनी है तो तैयारी करने के बहुत तरीके होते हैं, कितने लोग दिन भर रात भर पढ़ करके तब भी दिमाग खराब करके 12-12, 13-13 घंटा पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अब अपना बेस तैयार रखो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद करंट पढ़ो। सिर्फ करंट अफेयर और न्यूज़पेपर के बल पे आप पूरा प्रीलिम्स और मेंस निकाल सकते हो, लेकिन इसके साथ अपना ऑप्शनल भी तैयार रखना जरूरी है। और अगर आपका जैसे अब हमारा तो टीचिंग लाइन पॉलिटी में ही है, अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है बेस्ट है, ज्योग्राफी है तो और बेस्ट है, क्योंकि ये ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री ये सब ज्यादातर जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड है, ये ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है अगर ऑप्शनल है तो बेस्ट है, अदरवाइज और भी है सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका किसमें क्या इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने एक एस बता दिया सिलेबस, दूसरा बता दिया बी, दैट मींस बैक ईयर पेपर, ये बहुत जरूरी है। इस बैक ईयर पेपर को हम पढ़ेंगे कहाँ से, ये तो जरूरी है ना, वो नेक्स्ट बी से होगा, दैट मींस फ्रॉम बुक्स। अब बुक्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जो चूरन टाइप की किताबें मिल रही हैं वो सब आपको नहीं है कि 10 रुपए 15 रुपए, आप मेन और बेसिक बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटीज पढ़िए, और जैसे पॉलिटी के लिए डीडी बसु पढ़िए, बियर एक्ट पढ़िए, ये सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन वहीं छूटते हैं, वो चूरन टाइप की किताबों से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और या तो न्यूज़पेपर से आएगा, न्यूज़पेपर से कैसे आएगा, अभी 10 बजे से हमारी न्यूज़पेपर की क्लास चलेगी,
और सेम इसी आईडी पे। तो आप इस पे ज्वाइन करिए, आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर से न्यूज को हम कैसे निकालें, उस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनता है, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस किस पार्ट में सिलेबस के फिट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है जैसे कि अब न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे तब उसमें समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पॉलिटी का है, क्वेश्चन पॉलिटी का है, लेकिन आ रहा है हिस्ट्री में। अरे जैसे कि अब आप अभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या है? अगर हिस्ट्री देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया का लास्ट जो नेशनल मूवमेंट सेकंड फेज है वो क्या है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ही प्रोसेस है, जिसमें 1909, 1919, 1935 ये सारे एक्ट आते हैं। तो ये क्या है? अगर जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे, है क्वेश्चन पॉलिटी का लेकिन पूछा जा रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। कभी कभी यही पॉलिटी का क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ लेगा, वही हिस्ट्री का क्वेश्चन पॉलिटी में मेंस में पूछ लेगा, पीटी में भी ऐसा होता है कि। और मेन चीज आपको जितना पता है क्वेश्चन के बारे में, जितना आप रट के गए हो, यूपीएससी का यही फंडा है, वही चीजें क्वेश्चन में दे देता है। जितना आपको पता है वो तो क्वेश्चन में ही पूछ लेगा, जो नहीं पता है वो आगे देगा ऑप्शन में। तो हमें ओवरऑल स्मार्ट वे से पढ़ना है और करना है। वो कहाँ से कवर होगा? वो बुक से कवर होगा, और फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप पढ़ने बैठोगे 5 साल भी यहाँ तैयारी करने वाले 15-15 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है। यू हैव टू क्वालिफाई विद इन अ टाइम। इसमें टाइम बहुत जरूरी है, और टाइम ही बचाने के लिए, क्योंकि टाइम इज फ्यूचर ये कहा गया है, तो हमें फ्यूचर बनाना है टाइम को कंज्यूम करके, अपने बर्बाद करके नहीं। तो अब आगे इसमें देखते हैं, जो हमने एक चीज और लिखा है बुक के बाद, एन। एन का मतलब होता है नोट्स। नोट्स मीन्स आपने सिलेबस पढ़ा, बैक ईयर पेपर देखा, बुक्स पढ़ी, और फिर इफ नेसेसरी इतना पढ़ने के बाद, ये तो आपका बेसिक था। अगर आपने इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है दैट्स बेटर, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी तैयारी को एक शेप देते हैं और गाइड करते हैं। सफलता लेना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है। और क्योंकि गाइडेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक हमारे यहाँ कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो। अरे जब तक हमें एक मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहेगा तो हम कैसे समझेंगे कि ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब बच्चा शुरू से पढ़ता है, हमने देखा है कि खासतौर से ये पूर्वांचल और इधर के, सबसे पहले अगर हम घर से निकल के आते हैं तो एक ही किताब पहले खरीदते हैं, वो है लूसेंट। और आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लूसेंट से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो सब करंट ओरिएंटेड हो गया है। एक हमारे मित्र हैं, उनसे हम कभी मिलने जाते थे तो उनके कमरे पे हमें पूरे कमरे में सिर्फ एक ही किताब दिखती थी, वो लूसेंट। मैं नहीं कह रहा कि लूसेंट अच्छी नहीं है, लूसेंट अच्छी है, वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। आपका तैयारी का बेसिक लेवल कंप्लीट कर देती है, लेकिन आपको कुछ एडवांस सोचना है। जब यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न देखिए, पीसीएस का क्वेश्चन पैटर्न देखिए। अब ये जो यूपी पीसीएस है, ये भी यूपीएससी के कुछ पैटर्न को गेन कर रहा है, क्योंकि भाई छोटा भाई बोला जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत पैटर्न तो उसको पकड़ेगा ही। और तो इसीलिए हम कहेंगे ना कि बुक्स पढ़ो, ओरिजिनल बुक्स पढ़ो, और अच्छी किताबें पढ़ो, कम पढ़ो। एक किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 किताब एक बार मत पढ़ो, क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि एक किताब बार बार पढ़ने का फायदा क्या है। तो ये जो नोट्स है, ये आप कोचिंग के नोट्स, अपने नोट्स, और जो आप सोर्स ले रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स ले, चाहे नेट से लीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। क्योंकि दूसरे के नोट्स से अब वो कीजिए आगे, जैसे मार्केट में बच्चे करते क्या है, गए फोटोकॉपी उठा लिया किसी का, इसी का, उसका, तो इससे उसने अपने नोट्स में कोई ग्राफ बनाया है, कोई पॉइंट स्टार बनाया है, तो इससे आपको तो समझ में नहीं आएगा उसने क्या बनाया। आप उसको पढ़ो, अगर कोचिंग जा रहे हो वहां समझो, टीचर से समझो, उसके बाद अपने अपने नोट्स लिखो अपने शब्दों। तो वो अगर आप नोट्स तैयार करोगे तो आपके दिमाग में पहले ही फिट हो जाएगा कि बस आपको आंसर राइटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि फ्रेमिंग हर क्वेश्चन के अलग अलग होते हैं। एक बार आप सीख गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो आपके लिए बेनिफिट है।
अब लास्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और आता है ये आर वाला है। आर का मतलब है रिवीजन। इतना सब करने के बाद आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप एक बार पूरी किताब पढ़ लेंगे भूल जाओगे, जब तक उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे। अगर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल दें, हम आपको घर में रोटी बनाना आती है, आपने एक दिन रोटी बनाया, खुश हो गए, दूसरे दिन से छोड़ दिया कि हमें तो अब तो रोटी बनाना नहीं। हमें भी रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन उसको रेगुलर शेप में लाना, सब कुछ करना, बेलना, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। तो वही चीज, सेम वही चीज आपको यहाँ करना है। रोटी नहीं बनानी है, लेकिन शेप में ले आकर के अपनी स्टडीज को रिवीजन करके आपको प्रॉफिट गेन करना है। वो प्रॉफिट क्या है? आपकी तैयारी, सिलेक्शन लेना आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो ये इम्पोर्टेंट था छोटा सा, कि कोई भी तैयारी करने से पहले ये छोटा सा फंडा जो हमारे टीचर ने बताया था, ये हम आपको बता रहे हैं। इसको याद रखो, SBBNR, सिलेबस, बैक ईयर पेपर, बुक, नोट्स और रिवीजन। अब आगे हम चलते हैं यूपीएससी के सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ होल थिंग। क्योंकि जब तक आप सिलेबस ही नहीं समझोगे, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा। अब सिलेबस में हमने जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी का सिलेबस लिया है। इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, क्योंकि देखिए माय सब्जेक्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू पॉलिटी ओनली। तो हमारी जो पॉलिटी है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बेस करके है। तो इसलिए हम अभी फोकस बेसिकली प्रीलिम्स के सिलेबस में का मतलब है कि आप पूरा मेंस पढ़ोगे, प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ पे आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, और उस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि पॉलिटी का जो ये सिलेबस इन्होंने दे दिया है, ठीक उसी तरह जैसे प्रीलिम्स में इन्होंने सिर्फ एक लाइन डिफाइन की थी, पूरा सिलेबस इलेबोरेट नहीं किया। इन्होंने इलेबोरेट तो किया है मेंस में, उसके बावजूद यहाँ पर अभी देयर आर सम हिडन थिंग। इसमें आपको कुछ गुप्त चीजें या हिडन सिलेबस भी है, जो कि इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बैकग्राउंड में है। इसका मतलब उसमें से आएगा नहीं। अगर दिया नहीं है तो क्या मतलब आएगा नहीं? वो जरूर आएगा। पॉलिटी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस देने के बावजूद भी देर, ये इसका एक ब्रांच है पॉलिटी का, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में यही प्रॉब्लम है कि सिलेबस तो ये डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वो डेफिनेट नहीं होता है, उसमें कुछ हिडन सिलेबस होता है, कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में रहता ही है और इंटरलिंक रहता है। तो इंटरलिंकिंग कैसे करनी है ये हम आपको न्यूज़पेपर वाली क्लास में बताएंगे। क्योंकि वही बताया ना, जैसे कि क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है लेकिन आ रहा है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का है आ रहा है इकोनॉमिक्स में। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे सिलेबस और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और आपका एथिक्स पोर्शन सब आपस में इंटरलिंक है। यही यूपीएससी का गेम है और इसी पैटर्न को हमें पकड़ना भी है। अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो सबसे बढ़िया और सबसे बेटर डिफाइन किया गया है वो है पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए इसमें किए क्या है, हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट, इसका पूरा प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फर्स्ट चैप्टर जो इसका दिया गया है, दे हैव गिवन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये हमें सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कहाँ से आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं 73, उसके बाद आता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक। अब यहां से और यहां तक के बीच का जितना सफर है ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, और सबसे बोरिंग पोर्शन यही है इंडियन पॉलिटी का। बेसिकली ज्यादातर सारे टीचर इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम भी नहीं पढ़ाते, इसलिए क्योंकि यही पोर्शन आपका हिस्ट्री में भी आता है मॉडर्न इंडिया में।
आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जब फेज आपका शुरू होगा, जब आपका पहला चार्टर स्टार्ट हुआ था वहां से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम वहां से स्टार्ट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का प्रोसेस वहीं से होगा। तो हिस्ट्री में जब आप इसको पूरा समझ लोगे तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम है। अरे पॉलिटी में थोड़ा ना अंतर हो जाएगा और हिस्ट्री में दोनों, भाई वहां आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे और यहाँ पे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, हिस्ट्री चीजें छोड़ दोगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस तो हिस्ट्री के समय से किया गया था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप और बेसिक चीजें भी उसमें समझोगे तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस समय क्या हुआ। अरे सपोज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री में पढ़ने से फायदा क्या होगा, आप कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप विमेन्स एम्पावरमेंट की ही बात कर रहे हो या विमेन एजुकेशन की ही बात कर रहे हो, तो जब तक आपको उसको अब फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क भी देखोगे, तो उस लीगल फ्रेमवर्क को जब तक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखोगे कि वुमेन की कंडीशन पहले कैसे थी, हिस्ट्री के समय में हमारा वैदिक समय से लेकर के मेडिवल टाइम पे फिर मॉडर्न इंडिया में कंडीशन कैसी थी और क्या क्या प्रोविजन थे। भले उस समय कॉन्स्टिट्यूशन वैदिक समय में नहीं था, लेकिन फिर भी वुमेन का स्टेटस काफी ऊपर था, उन्हें हर सभा और समिति थी इस तरह से, और इसमें पार्टिसिपेट करने का भी हक था, यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी पार्टिसिपेट करने का हक था। बाकी तो बाद में सिर्फ चेंजिंग होती चली गई, समाज बहुत तेजी से बदला, सोसाइटी ने सब कुछ इधर का उधर कर दिया। तो ये सब चीजें कहाँ से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में वुमेन का क्या रोल था, ये जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझोगे तो पॉलिटी अभी नहीं समझ पाओगे। तो जुड़ा है ना हिस्ट्री और पॉलिटी सब एक दूसरे से। अब इसमें कहोगे कि ज्योग्राफी इकोनॉमी कहाँ आती है, क्यों नहीं आती है? अरे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ आती है? अरे जब तक आप ज्योग्राफी नहीं जानोगे, अब हमने आपसे कह दिया कि जो अफगान और के आमिर थे उनकी ब्रिटिशर्स से लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें डेवलपमेंट क्या था, क्यों? क्योंकि भाई उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम देखा जाए अगर, तो टर्की और ऑटोमन एम्पायर से अफगान का चलता था। तो इनका जो था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश ने इसीलिए किया कि भाई सारे प्रोविंस बना दिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अलग कर दिया कि भाई हमारा एक अलग पोर्शन हो जाए, अफगानियों का इंटेंस हमारे यहाँ खत्म हो जाए, हमें उसे टेंशन न मिले। तो सर ये क्या था, एक प्रोविंस बना देना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ही प्रोविजन तो था, हिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व है। अब जब तक आपको, अब हमने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अफगान और आमिर की बात की, तो जब तक आपको ज्योग्राफिकल एरिया और कंडीशन नहीं पता रहेगी कि ये कहाँ है अफगानिस्तान के और इधर पाकिस्तान वाला एरिया, तब तक आप उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ नहीं समझ पाओगे। दैट मीन्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम कहने क्या जा रहे थे कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये नॉर्मली हम पढ़ाएंगे भी इसको, बट यू हैव टू फोकस इट ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री वाले सर आप इसको पूरी अच्छी तरह पढ़ाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल पढ़ेगा, हम जो पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाएंगे। अब इसके आगे इम्पोर्टेंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, जैसे we are going to study the silent feature of the Indian Constitution. Silent feature क्या है, जैसे lengthiest written constitution in the world, सबसे बड़ा written constitution है, borrowed constitution है, हमने नकल तो मार ली, अकल भी लगा लिया, अब उसमें अमेंडमेंट कर करके सुधार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उधार लिया गया है कई जगहों से, तो ये इसके साइलेंट फीचर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यहाँ पर 18 साल के ऊपर वाले वोट कर सकते हैं, वोटिंग राइट है कि नहीं। तो इस तरह करके कई चीजें हैं, साइलेंट फीचर्स में आते हैं। अमेंडमेंट में क्या है, अभी जितने अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने के लिए क्या चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रोविजन है कि अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और कहाँ किए जा सकते हैं, कितने
बहुमत चाहिए, कितना क्या चाहिए, किसकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है अमेंडमेंट के लिए। अमेंडमेंट का बेसिक प्रोविजन आर्टिकल 368 में है। 36 जैसे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल के हिसाब से तब ये सब चीज क्लियर हो जाएगी कि अमेंडमेंट क्या है, कैसे है, कब करना है, तो क्यों जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर इसे अमेंडमेंट को आजकल ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। पब्लिक बेनिफिट्स के लिए तो गवर्नमेंट बहुत पहले था ना, पब्लिक मीन्स प्राइवेट। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दो एडमिनिस्ट्रेशन अगर अलग कर दें, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। और लेकिन अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है ज्यादातर आजकल ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। कहीं भी देखें, अभी जैसे कि एक लेटेस्ट कल ही की न्यूज है, अभी न्यूज़पेपर वाले में भी, कि यूपी, कल टीवी में हम देख रहे थे, यूपी इज गोइंग टू मेक अ लॉ ऑन पॉपुलेशन। ये क्या है, ये अभी तक तो जल्दी इस बारे में सोचा नहीं था कि हम जनसंख्या पे कोई नीति बनाएं, लेकिन अब यूपी में भी सोचा जा रहा है। भाई अगर यूपी को देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो ये 5वां देश बन जाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। और हमारे हिसाब से सबसे क्योंकि ये पॉपुलेशन का जैसे अब ये है, तब ये पॉपुलेशन का जो आपका टॉपिक आया है, ये यूपी के जनसंख्या और नगरीकरण का एक टॉपिक चलता है यूपी स्पेशल में, ये उसमें रहेगा आपका। तो अभी मे बी न्यूज़पेपर जब चलेगा तो उसमें यूपी का भी जिक्र आएगा। अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन अभी लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि इस तरह का चीजें, क्योंकि अभी कल ही की न्यूज थी कि असम ने इस तरह अपने यहाँ किया है और कुछ राज्य पहले से ही ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये पॉलिटी का ही है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था एक सीए बिल आया था और एनआरसी आई थी। ये असम में ही था कि काफी माइग्रेंट बांग्लादेश और इधर म्यांमार से आकर के इंडिया में बस जा रहे थे। तो ये किस लिए था, इन्हीं को रोकने के लिए ही था। जब और ये सीए का मतलब क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये किसके लिए था, ये सिटीजन के लिए था। सिटीजन कौन है, जो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में आते हैं, यानी कि वही इंडियन सिटीजन हुए ना, बाहरी तो नहीं है। बाहरी तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल टर्म में देखें तो हम सिटीजन नहीं, उनको हम एलियन बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो एलियन कहलाते हैं। एलियन वो दूसरे ग्रह वाले नहीं, लेकिन यहाँ पर दूसरे देश के नागरिक को एलियन बोला जाता है। तो अब नागरिकता ग्रहण करने की हमें पहले भी पढ़ाया था, तो बताया था कि ये जो सिटीजन वाला टॉपिक है ये एक दिन का नहीं है, ये काफी लंबा चलेगा। और इसमें छोटे छोटे एक एक घंटे की क्लास करंट इश्यूज टाइप की ली जाएगी। जैसे लेते रहेंगे तो आप लोगों के लिए, जैसे संडे संडे को इसमें लेक्चर आता रहेगा, ये क्लासेस चलती रहेगी, वो चीज अलग रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बेसिक चीज आपको समझ में आएगी। पहले आप सिलेबस समझ लें, तो क्योंकि सिलेबस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, क्योंकि बिना सिलेबस के कुछ नहीं होगा। ये आपका कहना समझ में आ गया कि प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर की तो बात नहीं की। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर हिंदी में तो आप लोग को पता ही होगा, मूल ढांचा। मूल ढांचे का भी बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ना होता ना, तो गवर्नमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविजन डाला बेसिक स्ट्रक्चर वाला, सबसे बढ़िया काम किया था कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती थी। जैसे कि हमने ये चीज देखा था इंदिरा गवर्नमेंट में ही, कांग्रेस के समय, कि इमरजेंसी लगा देना और सारी चीजें करना, ये क्या था, ये गवर्नमेंट की जबरदस्ती की चीजें थी। उन्होंने कुछ मोनोपोली लगाने की कोशिश की। बट सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि लॉ का सबसे प्रोटेक्शन है। जब हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के 3 विंग्स है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी का फंक्शन क्या है, लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, executive is a law implementing body, and judiciary it checks and balance of both legislature and judiciary। यानी judiciary executive and legislature, judiciary का काम क्या है, वो executive और legislature को check and balance करता है। तो legislature ने लॉ पास किया। अभी यही सेम चीज कुछ दिन पहले 100 अमेंडमेंट पास हुआ था,
100वां संविधान संशोधन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा था। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम आपको जब क्लासेस चलेगी, अभी नॉर्मली सब चीज यही बता देंगे, सिलेबस बहुत बड़ा, खत्म होने से 3 दिन लगेगा। तो जैसे जैसे क्लासेस चलेगी उसमें रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 भी आएगा पूरा आपका, फिर हाई कोर्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिर सेकंड टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, issues and challenge pertaining a federal structure, division of power and finance up to local level and challenge therein। इसका मतलब हुआ कि यूनियन एंड स्टेट, हमारे यहाँ लिस्ट तैयार की गई है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, है ना। तो अब यूनियन और स्टेट का रिलेशन क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में चैलेंज क्या आते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में ही देख लीजिए, कोविड-19 के समय में स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बैन लग गया था, बॉर्डर इश्यूज हो गए थे, यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, कि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। यूनियन और स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफी तनातनी चल रही थी। तो ये क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन की उन्होंने कहना है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र भी कह रहे थे हमें ऑक्सीजन सप्लाई करवाइए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, यूनियन गवर्नमेंट का, कि सब चीज इशू प्रोवाइड कराना। दूसरा एक टॉपिक और आता है इसमें पॉलिटी में, अभी आगे पढ़ेंगे आप, इंटर स्टेट काउंसिल का। इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है कई राज्यों को लेकर के, कि आपस में सब सारे राज्य मिल करके मीटिंग करें, ट्रेड व्यापार में उनके प्रॉब्लम ना आए, एक फेयर रिलेशन चलता है। तो ये सब चीजें इसमें आती है। तो इसको जब हम देखेंगे तो सब धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे। पहले सिलेबस देखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये इन्होंने दिए हैं। फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट इन्होंने डायरेक्टली लिख तो दिया है, लेकिन फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट ये बहुत बड़ा है टॉपिक है। ये टॉपिक आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों पे डिपेंड करता है, कि कहाँ पे हमें सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ गवर्नमेंट यूज करनी है एंड वहां कहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ गवर्नमेंट यूज करनी है। क्योंकि अब जैसे सिर्फ फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट दे देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कई चीजें आ जाती हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन का आपका यूनियन में अलग रोल है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है, लेकिन हिंड्रेंस कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यूनियन ही कर रहा है। तो ये सब चीजें अलग है। पंचायत की इलेक्शन अलग है, लेकिन अभी देखा गया है कि पंचायत के इलेक्शन में भी यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो क्योंकि एक इश्यू बना रखा है अपने ईगो का, इन पर्टिकुलर पार्टीज को हम आने नहीं देंगे, इन पर्टिकुलर लोगों को नहीं आने। तो ये पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों डिफरेंस है। पॉलिटिक्स जो है इसी पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल जैसे पॉलिटी देखें, पॉलिटी तो ये है जो आप पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस का पोर्शन, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग, इसका प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, ये सब आपका पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है, जहाँ पे आप थ्योरीज पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर थिंकर्स हैं, इन थिंकर्स ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार रखे हैं, सॉवरेनिटी के बारे में क्या रखा है, सोशलिस्ट व्यू क्या है ना, फेडरल व्यू क्या है, मोनार्ची क्या है, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आपका चला जाएगा। स्टेट अभी पढ़ाएंगे तो एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, तो ये सब पर्टिकुलर चीज पॉलिटिकल साइंस में। अब पॉलिटी क्या हो जाएगा, इन सब का जो खेल होता है, जो लीगल पार्टियां और पार्लियामेंट में लोग करते हैं, वो पॉलिटिक्स हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस कहता है कि पॉलिटिक्स इज अ लेमैन लैंग्वेज एंड इट इज अ वेरी डर्टी थिंग, ये अरिस्टोटल के वर्ड्स है। तो हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बीए आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटी होगी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट और छोटी सी चीज थी। आगे हम देखते हैं सबसे मेन चीज, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। भाई मनी मैटर है,
फाइनेंस कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनी के लिए ही मनी है तो हानि है, कहा है ना, तो मनी के लिए ही सब कुछ चलता है। अब स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन क्या है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर एक लॉ बनाया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन इतना होगा, 6:4 रेशियो होगा, यानी 60% स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, ऐसे ही कुछ है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। तो इसमें रेशियो उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि कहीं कहीं पे 90:10 का रेशियो रखा है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और एक मिनट, हम अभी अच्छा, आपकी ज्योग्राफी वाले सर आ गए हैं, इसीलिए हमें थोड़ा जाना पड़ा था। तो हाँ, हम क्या बता रहे थे कि रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सेम यही चीज आ जाएगा। यूनियन इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अलग होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग होता है। अगर दोनों को फाइनेंस करेंगे तो दोनों के फाइनेंस करने के बाद फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने का काम सीएजी करता है। कितना ऑडिटिंग का काम हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सीएजी का काम है। इसमें सीएजी नहीं दिया गया है, जैसा कि आप सिलेबस में देख रहे हैं, दे हैवंट गिवन द टर्म सीएजी, बट सीएजी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है सब कुछ। कई चीजें हैं जो कि इनडायरेक्ट है, उसमें रिप्रेजेंट होती है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे इसमें हम बताते रहेंगे। तो आगे का इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेपरेशन। हमें नहीं लगता है कि वैसे टाइमिंग क्योंकि नेक्स्ट क्लास का हो रहा है, चलिए जहां तक खत्म होता है हम उसको बताते हैं। पॉलिटी और सिलेबस डिस्कस करना, सिलेबस ही यहाँ बता रहे हैं ना कि अगर हम डिस्कस करने बैठे तो 3-4 घंटे सिलेबस ही पूरा निकल जाएगा। एक बार लेकिन सिलेबस आप पूरी तरह समझ जाओगे तो आपको, हमें नहीं लगता कि फिर कोई टॉपिक पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलेबस तैयार है तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा ऑलरेडी। सबसे बेस्ट चीज पार्ट यही है सिलेबस का। तो अब चौथा टॉपिक हम इसमें देखते हैं, उसके बाद पांचवा हम कल से लेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लोकल लेवल, डीएम की अथॉरिटी क्या होती है, और पावर डीएम, जैसे आप सपोज करो डिस्ट्रिक्ट में हो, अपनी सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे क्या हुआ, डीएम ने अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी जो है, वो पावर एंड अथॉरिटी में अंतर होता है। अगर इसको हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पावर एंड अथॉरिटी। तो अब जैसे सपोज करो डीएम है, डीएम ने अपनी पावर जो है उसको सेपरेट करके एडीएम को दे दी, यानी सीडीएम को दे दी, फिर एडीएम को दे दी, एसडीएम को दे दी। तो वो हर जगह तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन अपनी पावर को सेपरेट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसने, डिवाइड कर दिया इसको। बल्कि अगर हम इस तरह देखें कि एक हायरार्की जो होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर में आती है। इसके बाद डिस्प्यूट मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में कभी कभी डिस्प्यूट होता है। अगर आप, ये सिलेबस में लिखा हुआ है लेकिन इसमें अब बाकी चीजें नहीं दी, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी कंपनी आती है या आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री लगानी है तो आपको आप पता लगा वो इंडस्ट्री आउटर एरिया में है, तो वहां के एनवायरमेंट बोर्ड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर बिजली विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यही परमिशन अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने की वजह से एक डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई सब जगह अपना अपना नियम है, उन नियमों को पालन करते करते काफी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए जो, और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, इंस्टीट्यूशन का मतलब जो हमने डिपार्टमेंट बताया, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग। अब
क्या हुआ, कोई फैक्ट्री आई है लगने के लिए, उसको टाइम लग रहा है, क्यों? इसी प्रोसेस की वजह से इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज लगने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जहां जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कभी कभी परमिशन लेनी पड़ती है, पॉल्यूशन एंड बोर्ड डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, या हमारे पास कोई ऐसे केमिकल और केमिकल भी अगर फर्टिलाइजर वो बना रहा है या फिर कुछ है तो उससे भी केमिकल डिपार्टमेंट से भी लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा कोई केमिकल नहीं बना रहे हैं जो कि इलीगल हो या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हो। तो ये सब चीजें हिंड्रेंस पैदा करती हैं, ये डिस्प्यूट पैदा करती हैं, लेकिन यही गवर्नमेंट का काम है कि इन सब डिस्प्यूट को, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप उसको कराता है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को पूरा होने में टाइम लगता है। तो बाहर की इंडस्ट्रियों का यहाँ पे आने का ना आने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि या तो इतनी हाई लेवल की अथॉरिटी वो रखें, छोटे लेवल पे ये सब प्रॉब्लम आती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब दूसरा अगर देखें इमरजेंस एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये सेम दोनों सेम उसी में है, इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको डिस्प्यूट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसी में आएगा। पांचवा टॉपिक भी देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स चल रही है लोगों के लिए, वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो अब अदर और भी जगह पे डेमोक्रेसी है, तो उनके यहाँ का और हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कितना अंतर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनी, जन धन योजना, ठीक है, तो अब इस स्कीम से दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे इस तरह की स्कीम चल रही है नहीं चल रही है। ज्यादातर हमने देखा है कि यहाँ पर स्कीमें विदेशों की स्कीमों को फॉलो करके बनाते हैं। अब पॉपुलेशन स्कीम की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए पॉपुलेशन की, चाइना ने जैसे पहले ही 1 चाइल्ड पॉलिसी बना रखी थी, अब यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये क्या है, अमेरिका में भी इसी तरह है, 1 बच्चे 2 बच्चे, बहुत ज्यादा। अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सोचते हैं 10 रहेंगे, कोई ना कोई तो हमारी सेवा ही करेगा, तो मेन चीज वही प्रॉब्लम है। तो चले आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास अभी आपकी 10 मिनट में होगी, सर आ चुके हैं। अब आगे का सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि कल खत्म कर दें, और ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी थोड़ी देर में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। गुड बाय।